नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। मैं सुबह से वेट कर रही थी कि जब भी मैं बात करूँ तो एटलीस्ट आप लोगों को टीचर्स डे जरूर विश करूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी के टीचर तो होते ही हैं। आप सोच कर देखिए, कभी एक छोटे से बच्चे के टीचर हो जाते हैं तो कभी बहुत कुछ कहीं ना कहीं से हम सीख भी लेते हैं और सिखा भी देते हैं। तो इसलिए आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे पर कहते हैं टीचर जो होता है ना, सबसे पहला जो टीचर होता है वो हमारी माँ होती है। माँ से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता, और एक माँ की ममता से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। भगवान ने भी जब एक बच्चे को ज़मीन पर भेजा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा सा होता है और उसको एक बहुत बड़े प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो सोचिए उसने किसकी गोदी चुनी। उसने एक माँ की गोदी चुनी, क्योंकि उसको पता है कि अगर भगवान के बाद अगर कहीं भी एक छोटा सा बच्चा सेफ हो सकता है तो वो माँ की गोदी में हो सकता है। बहुत मासूम सा होता है, बहुत नन्हा सा होता है, और छोटे बच्चे की किलकारियों से लेकर उसके रोने से लेकर उसके खिलखिलाने से लेकर हर चीज़ बहुत प्यारी होती है। जब वो पहली मुस्कुराहट देता है, जब वो पहली मुस्कान देता है बच्चा, तो तब वो बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। दुनिया का दूसरा एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। जब वो पहली बार करवट बदलता है, जब वो पहली बार माँ बोलता है, पापा बोलता है, मतलब एक बच्चे की जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत अनोखी होती हैं। और आज पता है मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, एक माँ शब्द से रिलेटेड है। हमने माँ का एक बहुत ही प्यारा सा रूप देखा है, पर क्या कभी आप सोच सकते हैं कि एक माँ हैवानियत की हद पार कर सकती है? एक माँ अपने बच्चे को जिंदा नाले में छोड़ सकती है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। और आज की जो वारदात है जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि आज की जो वारदात है वो सुनानी चाहिए। सलाम उन माओं के लिए जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चों के सामने, लेकिन अफसोस है उन माओं के लिए जो माएँ इस तरीके की हरकतें कर जाती हैं। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, और भी आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं अब आज की वारदात की बात करूं उससे पहले वही कहूंगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं या पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, परिवार के सदस्यों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करें। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे होता क्या है, आपके पास आपके मोबाइल पे इजीली नोटिफिकेशन पहुंच जाता है वीडियो अपलोडिंग का। तीसरी चीज़ ये है कि आप वारदात के बारे में कोई भी राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, खुले दिल से आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर दीजिए, उस पर अमल किया जाएगा। तो चलिए, ये तो रही हमारे चैनल के रिगार्डिंग बात। क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो सबसे लास्ट में होगा, तो बने रहिए वीडियो में और सबसे लास्ट तक देखिएगा आज का सवाल क्या होगा और आज का कल के क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बात करते हैं एमपी की, मध्य प्रदेश की, बात करते हैं जबलपुर की, बात करते हैं जबलपुर में एक सिविल लाइन एरिया है वहाँ की। 7 दिसंबर 2014 सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक लेडी और उसका हस्बैंड, जिसका नाम है रितु आहूजा और सुशील आहूजा, दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं सिविल लाइन के और कहते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो कहते हैं बेटी का नाम क्या था, वो बताते हैं कि आरोही, और बेटी कितने दिनों की थी, मतलब कितने साल की थी, तो वो कहते हैं सिर्फ 6 महीने की। जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगता है कि 6 महीने की बेटी को कौन किडनैप कर सकता है। तब वो पूछते हैं घर पर कौन था, तो रितु आहूजा बताती है कि मैं घर पर थी और जो बेटी है वो बेड पर थी और मैं नहाने गई हुई थी। जब मैं नहा के वापस लौटती हूँ तो देखती हूँ बेड पर मेरी बेटी नहीं है, और उसके बाद मैं आसपास सब जगह ढूंढती हूँ लेकिन मेरी बेटी का कहीं कोई पता नहीं चलता। आप प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। रितु का रो रो कर बुरा हाल, उधर सुशील का भी बेहाल था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को कौन किडनैप करके ले जा सकता है। पुलिस ये बात सुनती है तो घर पर आती है, घर की तहकीकात करती है, कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या दरवाज़ा खुला छूट गया था। वो कहती नहीं, मैंने दरवाज़ा बंद किया था, बाकी मैं कंफर्म नहीं कह सकती, हो सकता है कि दरवाज़ा खुला छूट गया हो, मतलब वो श्योर नहीं थी। और इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है, सराउंडिंग सबसे पूछती है, आस पड़ोस में पूछती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था,
कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस जब रितु से पूछने की कोशिश करती है तो रितु का इतना बुरा हाल था रो रो के कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो रितु से कुछ भी पूछें। जब वो सुशील से पूछते तो सुशील कहता मैं अपनी दुकान पे था, वो चूंकि वो बिजनेसमैन है, कहता मैं तो अपनी ऑफिस में था और मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे तो जब रितु का कॉल गया तब मैं घर वापस लौट कर आया। अब ये बात पुलिस समझे तो पुलिस को भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके ले जा सकता है। अब पुलिस रैंसम अमाउंट के लिए वेट कर रही होती है कि अगर कोई किडनैप करके लेके गया है तो वो फिरौती के लिए कॉल भी करेगा, क्योंकि वो व्यापारी है, व्यापारी के पास पैसे अच्छे खासे होते हैं, आपको पता ही है, और अच्छा खासा नाम था सुशील आहूजा का। तो उनको यही था कि एटलीस्ट अगर पैसों के लिए किडनैपिंग की गई है तो फोन तो जरूर आएगा। पुलिस वाले वेट करने लग जाते हैं कि रैंसम अमाउंट के लिए कोई कॉल आए, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ बार बार सुशील जो है वो पुलिस स्टेशन आके पूछता है कि मेरी बेटी का कुछ पता लगा। इधर रितु का बुरा हाल था रो रो के, तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किडनैपिंग की किसने है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। एक माँ से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे वो, जितना पूछ सकते थे उन्होंने उतना पूछा, लेकिन उसके आगे उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिर क्या पूछें एक माँ से और कैसे पूछें। उसका तो वैसे बड़ा रो रो कर बुरा हाल है और 6 महीने की नन्ही सी बेटी। पुलिस आसपास सब जगह उस फोटो को सर्कुलेट करवा देती है, न्यूज़पेपर में निकलवा देती है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिलते। हाथ पैर रख के पुलिस बैठ जाती है। अब पुलिस फोन लोकेशन पता करती है, उस सराउंडिंग जो एरिया है, सराउंडिंग एरियाज में जितने भी फोन्स एक्टिवेट थे उनसे पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस भी समझ नहीं आता कि इतना परफेक्ट क्राइम कौन कर सकता है, और किडनैपिंग करने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। जब वो सुशील से पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, सुशील कहता मैं तो सिंपल सा व्यापारी हूँ सर, और काम करता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, और जो पैसे आते हैं उससे अपना आगे का देखता हूँ। तो ये भी समझ नहीं आता, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं समझ आ रही थी। और जब फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आ रही थी तो ये भी समझ में आ रहा था कि ये जो किडनैपिंग है ये फिरौती के लिए तो की नहीं गई है, ये किडनैपिंग सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये दुश्मनी या खुन्नस निकालने के लिए की गई है। रितु से पूछा जाता है तो रितु भी वही जवाब देती है कि उसकी भी किसी से कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं था। तो इस तरीके से पुलिस एक एक दिन निकलता जा रहा है और पुलिस भी टेंशन में है। इधर सुशील भी बार बार पुलिस स्टेशन आके पूछता है कि मेरी बेटी का कुछ पता लगा। तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाए। आसपास के लोगों का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इधर मीडिया वालों को जब ये चीज़ पता लगती है तो मीडिया का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, किडनैपर का पता नहीं चल रहा है, बच्चे का पता नहीं चल रहा है कि बच्चा आखिर है कहाँ। अब चूंकि अगर बच्चे चुराने वाले जो गिरोह है, अगर उनकी भी कोई वो एक्टिविटीज होती तो घर के अंदर से घुस के किसी बच्चे को किडनैप करके नहीं ले जा सकते। और दूसरी चीज, अगर उन्होंने किडनैप करके लेके जाना होता तो रितु का दूसरा बेटा भी था 3.5 साल का, उसको भी किडनैप करके लेके जाते जब दोनों ही घर में थे। लेकिन दोनों में से सिर्फ एक 6 महीने की बच्ची को किडनैप करके लेके जाना समझ नहीं आ रहा था। इस तरीके से 9 दिन गुजर जाते हैं। आसपास के CCTVs भी खंगाले जाते हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद 9 दिन बाद पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत आता है। जब पुलिस और आगे CCTV खंगालने की डिसाइड करती है तो उसी रोड पे एक ब्यूटी पार्लर था। ब्यूटी पार्लर में एक CCTV कैमरा लगा हुआ था जिसका जो फेस है वो रोड की साइड था। जब उससे 7 तारीख का CCTV फुटेज निकलवाया जाता है तो उसमें जो रितु है, रितु एक्टिवा पर जाती हुई दिखती है 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग। और उसने अपने आगे वाले उधर एक कैरी बैग रखा हुआ है। कैरी बैग क्या, एक बैग रखा हुआ है पूरा। वो जाती है, उसके बाद वो कहीं और दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वापस लौटती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके एक्टिवा में वो कैरी बैग नहीं था। अब पुलिस जो है वो चौंकती है, क्योंकि ये बात तो रितु ने बताई ही नहीं थी कि वो सुबह कहीं गई थी। लेकिन एक्टिवा पर प्रॉपर रितु जाती हुई दिखती है और उसमें आगे उसने एक बैग रखा हुआ है, ये भी प्रॉपर दिखता है। वापस आती है तो वो बैग नहीं है और रितु अकेली आती है। पुलिस को यहाँ पर डाउट होता है,
लेकिन सिर्फ डाउट होता है, क्योंकि एक इतना बड़ा इल्ज़ाम कि उसने अपनी 6 महीने की बेटी के साथ कुछ किया है, सोच भी नहीं सकते, कोई भी नहीं सोच सकता। और पुलिस वाले भी इस इल्ज़ाम को लगाने से पहले बहुत बार सोच रहे थे। लेकिन चूंकि रितु ने ये बात बताई ही नहीं, तो उसने यही बोला था कि वो घर पर थी। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वो कहीं बाहर भी गई हुई थी। अब इसके बाद पुलिस रितु से पूछने का डिसाइड करती है। रितु को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। रितु से पूछा जाता है कि तुम्हारा उस दिन का रूटीन क्या था। अब रितु बार बार वही चीज़ बोल रही थी कि मैं घर पर थी, हस्बैंड मेरे उसके ऑफिस निकल गए, और उसके बाद मैंने अपने घर का जो डेली का काम है वो निपटाया, और उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहा के वापस लौटती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी बेटी गायब है। अब पुलिस ने रितु के सामने फुटेज रख दी। जब वो वीडियो देखती है तब भी उसके फेस पर कोई सिकन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो एक ही चीज़ बोलती कि नहीं, ये मैं हुई नहीं। पर पुलिस के पास उस एक्टिवा का नंबर था, जो रितु के फ़ोन लोकेशन थी वो थी, उसका फ़ोन कहाँ कहाँ लोकेट कर रहा था वो प्रूफ थे उनके पास में। तो पुलिस फिर अपनी जब सख्ती पर आती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है, तो फिर रितु पूरी सच्चाई बताती है। और वो बताती है कि मुझे जो आरोही है, 6 महीने की बच्ची, मुझे उसको पालना नहीं था, मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी, और मैं अपने 3.5 साल के बच्चे को भी परवरिश नहीं दे पा रही थी, सिर्फ इस करके क्योंकि वो छोटी थी, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। बेटा थोड़ा सा बीमार रहता था तो मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रही थी, इस करके मैं बहुत ज़्यादा चिड़ी सी हुई थी। और मैंने बहुत बार कोशिश करी उसको अपने रास्ते से हटाने की, उसको मारने की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उस दिन मुझे मौका मिला, मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने उसको कैरी बैग में लिया, आरोही को, और उसके बाद सिविल लाइन के थोड़ा सा दूर चल के मंदिर है, मंदिर के पास एक नाला बहता है, तो मैंने उस नाले में अपनी बेटी को निकाला, और उसके बाद मैंने उस नाले में उसको फेंक दिया। पुलिस पूछती है कि जब तुमने फेंका तो उसके पहले तुमने मार दिया था या वो जिंदा थी? तो वो बताती है कि आरोही जिंदा थी, मतलब उसने जिंदा बेटी को अपनी उस नाले में फेंका। उसने ये भी बताया कि जब मैंने उसको बैग से बाहर निकाला तो उसने स्माइल की, और उस स्माइल से भी उस रितु के अंदर तक झकझोरा नहीं, और उसने उस बहते पानी में अपनी बेटी को फेंक दिया, और इतनी ऊंचाई से फेंका उसको कि जो डॉक्टर्स आइडिया लगा रहे थे कि उतनी ऊंचाई से फेंका उसको कि उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का, और वो इतना गहरी थी जो नाला जहाँ फेंका था, कि उतने में ही उसकी बेटी की जान निकल गई होगी। अब इसके बाद पुलिस रितु को गिरफ्तार करती है, और रितु से फिर पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती कि और मैं अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पा रही थी, मैं बेटे करके ही बहुत परेशान थी, ऊपर से 6 महीने की बेटी थी। अब ये बहुत बार परेशान कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने उसका काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया। वहां पे जो लोग खड़े थे उनके रोंगटे खड़े हो गए कि एक माँ भी ऐसा कर सकती है, पर हकीकत यही थी। इसके बाद पुलिस उसको उस लोकेशन पर लेकर जाती है। जब लोकेशन पर लेकर जाती है तो थोड़ी दूर जहाँ जहाँ वो नाला बह रहा था वहाँ पर पुलिस जो है वो जाती है, और उस दौरान जो है वो बारिश भी हो रही थी तो पानी बहा होगा, लेकिन उसके बाद जब वो समतल एरिया में पानी आता है तो वहाँ पर पुलिस जाती है, और वहाँ पे एक जगह पे देखती है कि रितु की फ्रॉक, डायपर और उसके गले में जो लॉकेट उसने पहना हुआ था वो मिलता है, और वहीं पर ही कुछ हड्डियां हैं जो मिलती हैं। तो इससे पता लग रहा था कि चूँकि 9 दिन हो चुके थे तो ऑब्वियसली है कि वो मर चुकी थी, उसकी डेड बॉडी को जानवर या पशु पक्षी खा गए होंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ हड्डियाँ मिली। हड्डियों को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया, डीएनए के लिए भेजा गया, और डीएनए जो है वो रितु और सुशील से मैच कर जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो जो लाश थी, वो जो हड्डियां मिली थी, वो आरोही की थी। फिर उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक बार रितु ने अबॉर्शन भी करवाया था, चूँकि उसने ये इसका पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, लेकिन ये पता चला कि आरोही ने, पता चल गया था आरोही को कि मैं उसके पेट में एक बेटी है, तो इसलिए उसने अबॉर्शन करवा लिया था। इसके बाद पता चलता है कि एक बार उसने बेटी को जन्म दिया और महज 15 दिनों के अंदर ही
उसकी बेटी की मौत हो गई थी। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया था तो उससे पता चला था कि बच्ची के गले में दूध अटकने की वजह से और उसकी सांस ना ले पाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो डाउट यहाँ भी गया, चूंकि रितु ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन डाउट यहाँ भी गया कि हो सकता है जिस तरीके से उसने अपनी 6 महीने की बेटी को मारा, तो ये भी हो सकता है कि उस 15 दिन की बेटी को भी उसने मारा हो। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। रितु को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा था, रितु को कोई लड़के लड़कियों में भेद की बात नहीं कर रहा था, उनके घर में कोई पार्शलिटी नहीं थी कि बेटे को ज़्यादा तवज्जो दो, बेटी को कम तवज्जो दो। सुशील अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन ये जो खुराफाती दिमाग है, ये जो हैवानियत वाला दिमाग था, ये खुद रितु का था। और उसकी मौत का जिम्मेदार अगर कोई था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। इसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और केस को कोर्ट में दाखिल करती है, और उसके बाद कोर्ट की पैरवी जो है वो चलती रहती है। और इसके बाद कोर्ट रितु को उम्र कैद की सजा देती है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस दौरान रितु से पूछताछ की जा रही थी, रितु के फेस पे एक बार भी शिकन नहीं आया कि उसने अपनी बेटी को मारा है। उसकी आंखों में एक बार भी आंसू नहीं आए कि उसने अपनी बेटी को मारा। उसके चेहरे से एक बार भी अफसोस नहीं झलका कि उसने अपनी बेटी को मारा है। और जब उसको गिरफ्तार करने लगे, रितु तब रोई। ऐसी ऐसी कहानियां भी भरी पड़ी हैं दोस्तों। समझ नहीं आता कि लोगों में इतनी हैवानियत और इतनी हैवानियत वाला दिमाग आता कहाँ से है। अरे सिंपल सी बात है, अगर आप बेबी को नहीं परवरिश देना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, उसको दुनिया में लेकर ही क्यों आते हो। और जब लेकर आए हो तो एटलीस्ट उसका ध्यान रखना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है। डेफिनेटली, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उन बच्चों के प्रति जाती है जिनको हम दुनिया में लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये थी पूरी वारदात, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। वारदात खत्म करूं उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल था, वायुमंडल की सबसे ऊंचाई किस वर्ग में होती है? और उसका जवाब है थर्मास्फीयर। थर्मास्फीयर एक ऐसी वायुमंडल का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई उस वर्ग में होती है। तो ये तो था सवाल और उसका जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर शराब पीने की सज़ा फांसी होती है। उस कंट्री में शराब बिल्कुल ही बैन है। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। सर्च कीजिए, बताइए, और मैं कमेंट में ज़रूर आपका नाम भी लूँगी और कल इसका जवाब भी बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आंसर करके कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।